Okay, friends, once again welcome to the channel The Nursing Master. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये नर्सिंग मास्टर चैनल प्योरली एजुकेशनल चैनल है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जीएनएम हो चाहे वो बीएससी हो, यहाँ तक कि नर्सिंग स्टाफ्स के लिए भी जो किसी किसी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और बहुत सारी काम करते समय, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते समय उनको बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये चैनल उनके लिए भी है, तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि सिर्फ बच्चों के लिए है। पहली चीज। सेकंड चीज, जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं सब कमेंट्स ये कर रहे हैं कि नाइस टीचिंग है, नाइस टीचिंग है, नाइस टीचिंग है। थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। मगर नाइस टीचिंग के साथ साथ अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा ये डिटेल चल रहा है और डिटेल में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये इतना डिटेल हो भी सकता है। कोई भी छोटा सा टॉपिक, पेज खैर छोटा नहीं है, लेकिन एक कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपकी नॉलेज को वो करता बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे स्टाफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से अगर किसी एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 80 बच्चे तो यही सोचते हैं क्या करना है, किसी तरीके से पास हो जाओ, पास होकर निकल जाओ, सबको पैसा तो एक ही जैसे मिलता है। दे आर ट्रू, वो अपनी बात में बिल्कुल सही है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको एनी टाइम जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पुअर नॉलेज से जो आप पुअर प्रैक्टिस करते हैं उस पुअर प्रैक्टिस में आपको पेशेंट से भी और जलील होना पड़ता है। आपको पेशेंट भी उल्टा सीधा बोलता है और जिस प्रैक्टिशनर के अंडर में, जिस फिजिशियन के अंडर में या डॉक्टर के अंडर में आप काम करते हैं वो भी आपको उल्टा सीधा बोलता है। और सपोज अगर वही कोई ऐसा स्टूडेंट जो आगे चल के टीचर बन जाए तो जिसे खुद भी डिटेल नॉलेज नहीं, वो क्या पढ़ाएगा, इज़न्ट इट? तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम आपको एक डिटेल नॉलेज दें जिससे कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपनी क्लासेस में अगर आप आगे चल के टीचर बनते हैं तो आप एटलीस्ट बच्चों के सामने और ढंग से पढ़ा सके, ढंग से समझा सके। मेरा ये अचीवमेंट है। सेकेंड अचीवमेंट मेरा ये है कि डिटेल इसलिए पढ़ाते हैं कि जो भी मैं ये टॉपिक उठाया हूँ पेन का, इसमें से अगर किसी भी जॉब के समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी अगर एक या दो क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसमें मिस्टेक ना करें, मेरा ये ऐसा मानना है। तो इसलिए कमेंट्स जब आप लोग लिखते हो जो समझ में नहीं आया है या बियॉन्ड उसके भी आप जाना चाहते हैं कि नहीं आपने ये तो बताया, दिस इज ऑल राइट, मगर किसी किसी बुक में ये लिखा, देखो मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ दैट इज नॉट फ्रॉम और cheated by the Google. That is purely by the experience, by the clinical experience and purely by the books जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ब्रूनर, लिपिनकॉट, शेफर और ऐसे एक दो और ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स को मैं क्या करता हूँ, रेफर करता हूँ। तो ये प्योरली फ्रॉम द बुक्स है। आपको हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसा हो जो गूगल से बिल्कुल मैच करता हुआ मिल जाए। जो गूगल में भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बुक को एज इट इज प्रिंट कर देती है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने मतलब ऐसा नोटिस किया है, मैंने ऐसा देखा है उसके अंदर, इसलिए ये प्योरली बुक से है। अगर आप कहेंगे तो हर एक टॉपिक के एंड में जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं रेफरल बुक भी डाल दूंगा, आप कहोगे तो पेज नंबर भी डाल दूंगा। मगर प्रॉब्लम यही है कि जिस तरीके से आप घबराते हैं क्लासेस में सवाल पूछने के लिए, यहाँ तो हमारा मुखातिब है भी नहीं। आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो कम से कम इस वक्त मत शर्माइए, इस वक्त मत डरिए, जो क्वेरी है उस क्वेरी को आप पूछिए। ओके, तो हम लोग पेन मैनेजमेंट की सीरीज में ये मेरे ख्याल से मेरा 6th लेक्चर है, हम लोग एंड में पहुंचने वाले हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन में जो मेडिसिन विच आर ट्रीटेड टू रिड्यूस और रिलीव द पेन, दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। द इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक, कोई भी एनाल्जेसिक जो दर्द की दवा है उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिया, ठीक है? एनाल्जेसिया क्या है? कोई भी ऐसा मेडिकेशन जिससे हम दर्द को कम कर रहे हैं वो मेडिसिन क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। उसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिया। और अगर आप मेरा दूसरा या तीसरा पेन मैनेजमेंट की सीरीज का अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेन, बहुत डिटेल मैंने बताया था, ठीक है? यहाँ पर उसको हम छोटा सा रिव्यू करेंगे बस। तो पहले समझ लें कि एनाल्जेसिक है क्या। एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशन दैट रिलीज पेन, सिंपल, ठीक है? लेकिन तरीका दो है। तरीका क्या दो था? हम लोगों ने आपको बताया था कि दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ कोई ट्रोमेटाइज टिश्यू है, ट्रोमेटाइज टिश्यू में क्या रहता है? नर्व एंडिंग्स रहती है, ठीक है? नर्व एंडिंग्स रहती है। दीज आर कॉल्ड नोसियोसेप्टर्स। नोसियोसेप्टर्स आर द न्यूरोनल रिसेप्टर्स,
ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। जब कोई भी टिश्यू इंजरी होता है, कोई भी टिश्यू डैमेज होता है, तो दीज टिश्यूज आर रिलीजिंग एलोजेंस, जिसमें एलोजेंस में हम लोगों ने ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, एसिटिलकोलाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनकी बात करी थी। मेनली हमने बात करी थी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द केमिकल विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज्ड टिश्यू। इसी को नोसिसेप्टर क्या करता है, रिसीव कर लेता है और इसी को डॉर्सल हॉर्न में इसमें लेकर आता है स्पाइनल कॉर्ड में। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल हॉर्न में लेकर आएगा और डॉर्सल हॉर्न से असेंडिंग पाथवे में कहां पर जाता है, ब्रेन, ठीक है। ये कहां पर जाएगा, ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में वहां से ब्रेन से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कमांड तो खैर नहीं आता, क्योंकि यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ से जब यहाँ से मैसेज लेकर आएगा और ये ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन से यहाँ से मैसेज फिर वापस आता है ना। दीज आर द डॉर्सल हॉर्न, दीज आर द लेटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से इसमें जाएगा और यहाँ से पेन हमको परसीव होता रहेगा। अब जो हमको मेडिकेशन है वो दो तरीके से काम करती है दवा वाली। पहले सॉरी जो वो है एनाल्जेसिक्स, एक तो वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, यानी कहीं भी इंजरी होती है तो आप देखते हैं वहाँ रेडनेस हो गया, वहाँ पर वॉर्म हो गया, वहाँ पर स्वेलिंग हो गई, और दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो एक जो हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं, स्पेशली द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बात करेंगे उस पर, जो ग्रुप है वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है कि जो एनाल्जेसिक्स इफेक्ट करे, चेंजिंग द वे ऑफ द सिग्नल विच परसीव्स बाय ब्रेन। फिर हम लोग यहाँ पर देखा था एक गेट देखा था, हम लोगों ने गेट थ्योरी देखी थी। और वो गेट थ्योरी ये थी, एक एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन था या केमिकल था, which are released from the hypothalamus and the pituitary gland, and these endorphins are responsible for inhibiting the passage of ये सिग्नल, इस सिग्नल के पैसेज को ब्रेक कर देता था, तो पेन रिड्यूस हो जाता था। मैंने उस वक्त भी बताया था कि एनाल्जेसिक्स इसी मेथड पे काम करती है, ठीक है। यानी कि यहां से एंडोर्फिन्स को रिलीज करा देगी और ये एंडोर्फिन जब आएंगे तो ये एंडोर्फिन्स, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये जो मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन के पास कि यहाँ टिश्यू डैमेज हो गया, भैया दर्द कराओ दर्द कराओ दर्द कराओ, तो जो दूसरी टाइप के एनाल्जेसिक्स है वो इन एंडोर्फिन्स को रिलीज करा देती है। रिलीज कराने से क्या होता है कि यहाँ पर गेट थ्योरी हो जाती है, यहाँ पर गेट थ्योरी लग जाती है, यानी कि सीधा डॉर्सल हॉर्न से वेंट्रल हॉर्न में चला जाता है एंडोर्फिन्स, और यहाँ से जो फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से जो पैसेज होता है इस पैसेज को बंद कर देता है। इज दिस क्लियर? दो तरीका है, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर दो, दूसरा ये जो ट्रांसमीटर जो सिग्नल्स जा रहे हैं उन सिग्नल्स को रोक दो, दैट इज ड्यू टू द एंडोर्फिन्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इसमें कुछ नर्सिंग काम होते हैं जो कि नर्सेस को करने पड़ते हैं। नर्स असेसमेंट, जिसको मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लेना। सो नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर समय आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए और फिजिशियन ने आपको इंजेक्शन वोवराउन लिख दिया या इंजेक्शन पैरासीटामोल लिख दिया या टैबलेट आइबुप्रोफेन लिख दिया या मॉर्फिन लिख दिया, आप झम से दे के चले आए। नहीं, आप फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस भी पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द नर्स असेसमेंट, नर्स क्या असेस करेगी, नर्स असेसमेंट before administration of analgesics, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो नर्स का क्या असेसमेंट होगा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला आपने गप से लगा दिया, हाँ अरे इसको तो एलर्जी होगी सर, इसको तो इससे एलर्जी होगी सर, आपने कहा था भगवान लगाने, मैडम आपने कहा था भगवान लगाने, मैंने लगा दिया, इससे एलर्जी होगी। तो पहला काम, ask about any allergy, ask about any allergy। मैंने 90% नर्सेस को ये देखा है, जब पेशेंट को चाहे एंटीबायोटिक्स हो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, हालांकि हम लोग एनाल्जेसिस का सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को कोई प्रीवियस
ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि मॉर्फिन है या इंजेक्शन वोवरॉन है या कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, उसको देने से उसको कभी एलर्जी हुई होगी, तो उससे पेशेंट से हमेशा पूछना है। कभी-कभी पेशेंट मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो जिस अस्पताल में भी होगी वहाँ के डॉक्टर उसको पर्चा देते हैं, बट एनी टाइम यू हैव टू आस्क देम। दिस इज आस्क अबाउट एनी एलर्जी। एलर्जी में हमारे मोस्टली क्या बोल देते हैं सिस्टर लोग, ये जी देखो देखो हम तुमको इंजेक्शन लगा रहे से तुमको अगर उल्टी होती है, अगर तुमको चक्कर आता है तो तुम हमको ये बता देना, तो फिर इससे इसका मतलब ये है कि तुमको इस इंजेक्शन से एलर्जी है, इजंट इट? ऐसा बोलते हैं। वॉमिटिंग, nausea, these are not the symptoms of the allergy. These are the symptoms of adverse effects of analgesics. ये analgesics का adverse effect है. These are not the symptoms or signs of allergy. तो फिर क्या है? Rashes, ठीक, itching, ऐसे दो चार और है, डिटेल हम लोग करेंगे उसमें, ठीक है। रैशेस, इचिंग, ये सब क्या है? एलर्जीज है, ठीक है। एरेथीमा, तो ये सारी ये सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज की। तो आपको पेशेंट को पूछना है कि मतलब उसको किसी भी एलर्जेसिक से कोई वो तो नहीं थी, एलर्जी नहीं थी। नंबर 2, एनी मेडिकेशन हिस्ट्री which can affect the analgesic function, ठीक है। कोई भी ऐसी मेडिकेशन हिस्ट्री पेशेंट को तो नहीं है, या कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है पेशेंट जिससे जो एनाल्जेसिक्स आप दे रहे हैं उस एनाल्जेसिक्स से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, एंटीकोआगुलेंट। कोई भी एंटीकोआगुलेंट सच एज हिपैरिन वगैरह तो पेशेंट को नहीं दे, मतलब पेशेंट ले तो नहीं रहा है। नंबर 2, डायोरेटिक्स, ठीक है, जैसे डाइटॉर है, लैसिक्स है, ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। अगर ले भी रहा हो जम से सुसु कर देगा तो सारी मेडिसिन बाहर चली आएंगी, जैसे नहीं। तीसरा, अल्कोहल तो नहीं लिए भैया, मानो चलो ठेल के चले आओ, ठेल के चले आने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, दर्द की दवा दे रहे हैं, ये भी पेशेंट से पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर 3, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। स्पीड, ठीक है। नंबर 3, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 2 टाइप का होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो लाइफ स्टाइल से भी बढ़ता है, दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट इज इनहेरिटेड, जो कि कंजेनाइटल चला आता है, ठीक है। लेकिन लाइफ स्टाइल से, जैसे टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस, लाइफ स्टाइल ना, जंक फूड खा रहे हैं, धुआंधार को मीठा, कोल्ड ड्रिंक तो अचानक से, बिकॉज दैट इज द कार्बोनेटेड वाटर, और वो अचानक से वो इमीडिएटली आपकी शुगर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मगर आज के यूथ है जिसको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग के ज़माने में तो हम लोग शरबत है, चावल का पानी है, दाल का पानी है, और वो जो चने का आटा आता था ना, चने का आटा सत्तू को घोल के पीते थे, हम लोग ये सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, मोटा है, खूब खा तोंद बड़ी सी निकली नहीं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, क्या होता है, ओबेसिटी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो दीज आर ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर ऐसा है तो पेशेंट को पहले पूछना है, फिर डोज उसका या तो बढ़ाया जाता है या तो उसका डोज क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और उसकी इफेक्टिवनेस को देखते कि हम वोवरॉन लगाने जा रहे हैं, नहीं ये नहीं लगाना, हमको ये लगाना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नंबर 4, एनी रीनल और हिपैटिक डिसऑर्डर, ये भी पूछना हिस्ट्री में माय डियर। एनी रीनल और हिपैटिक डिसऑर्डर, खड़िया और बोर्ड लेके पढ़ाने वाले कम हैं, सब आजकल कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। मैं अभी कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ हूँ, मगर हाँ कंप्यूटर से तेज
आपको चलाऊंगा। Anyhow, any renal or hepatic disorder, suppose acute renal disease and renal stage disease, ठीक है, chronic renal disease और patient is on dialysis, पूछना है सारी चीजें। ओके, hepatic disorder, cirrhosis of liver, cirrhosis, jaundice, और लीवर को जानती हो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के एंजाइम्स को सीक्रेट करने वाला वही है, isn't it? तो cirrhosis, jaundice, hepatitis B, hepatitis A, all these you have to ask with the patient while before introducing or before administering the analgesics. Number 5, genetic medical मेरे मुंह से मेटाबॉलिक को मेडिकली निकलता है। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नंबर 5, now ये आ गया इनहेरिटेड जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसको आप इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। हजारों है, कई सारे, मैं एग्जांपल लूंगा फिनाइल कीटोनूरिया का, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। सो अब ये सब तो हो गया। अरे सर इतना ढेर सारा तो कोर्स डाला, 15 मिनट तो इसी में लग गया। नहीं, 15 मिनट नहीं लगता, हार्डली टेक्स ओनली 1 मिनट। पढ़ाने में 10 मिनट जरूर लग जाता है, लेकिन इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू आस्क द पेशेंट, इजंट इट? अब तुमने 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट पेशेंट से इतनी सारे सवालों को पूछ लिया। नाउ यू हैव लोडेड योर एनाल्जेसिक, सपोज यू आर गोइंग टू गिव इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर, ठीक है, आप इंट्रामस्कुलर देने जा रहे हैं, मतलब आपने ओवरऑल लोड कर लिया। अभी आप पलटो लेटो, पूछना नहीं है। Again you have to ask about the condition of the pain, कि जिस नंबर पे वो आया था, जैसे अभी हम लोग स्केल्स देखी तो मान लो वो उस पर सीवियर पे आया था, अभी क्या है, बोलेंगे नहीं अभी कुछ कम हुआ, मॉडरेट पे आ गया है, then you have to reduce the dose. So number 6, that before giving analgesics, again assess the patient for the intensity of the pain. If the pain is reduces, reduce the dose. If the pain is increases, तो डोज नहीं इंक्रीज कर देना, कहीं कंप्यूटर का 4 एम्पुल ठोक दिया, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। तो जो फुल डोज आप दे रहे हो वो फुल डोज आप उसको लगा दिए। करते हम लोग क्या है कि जो हम लोग 8 आवरली डॉक्टर लिख देता है या 12 आवरली लिख देता है, फिर उसको 1 एम्पुल यू राइट, डॉक्टर्स राइट 6 आवरली, isn't it? So I think this will help you very much, क्योंकि इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के कमीशंस के एग्जाम में या आपके एम्स के एग्जाम में उठा के वो लोग दे देते हैं और आप उस पर टिक करना पड़ता है। और मान लो आप ये लास्ट पॉइंट नहीं टिक करोगी कि हमको एनालिसिस देने से पहले फिर असेस करना है, इतना तो असेस कर लिया सर ने, 7 क्लासेस तो पढ़ लिया, बार बार असेस करने की क्या जरूरत है? तो भाई उस ये सारे पॉइंट लिखते हैं और वहां पर लिख देते हैं नाउ नो फर्दर असेसिंग ऑफ द पेशेंट, गिव द मेडिसिन व्हाट द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, तो आप उसी पर टिक कर देते। नहीं, ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ द अबव करना है, आपको इंजेक्शन देने से पहले भी असेस करना है। ओके, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पहले भी कहा था, सब्सक्रिप्शन लाइक आर द टॉनिक्स फॉर द एनी टीचर, और ये टॉनिक आप मुझे देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यू आस्क द क्वेश्चन ऑन द कमेंट, यू राइट वेरी नाइस टीचिंग, दिस इज वेरी गुड, कि आप मुझे एनकरेज करते हैं कि अच्छी टीचिंग है, मगर यू ऑल्सो प्लीज राइट अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।